प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को लेसन 5 का अध्ययन करना है और इस लेसन में सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप का अध्ययन करना है। लेसन का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। अर्थात हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं, चाहे वो जातिगत हों, चाहे महिला और पुरुष। इस लेसन में आपको देखना है कि भारत में जन्मे और यहीं पर पले और बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का इस प्रकार प्रतिदिन घटित होना है, इन्हें स्वाभाविक बना देता है। शायद लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते। जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के हैं वही सबसे अधिक परिश्रम करते हैं, सबसे अधिक मेहनत करते हैं। एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती है तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सामाजिक विषमता, ये तो अभी हम आपको बता रहे थे लेसन की भूमिका, पाठ की भूमिका। अब आपको इसी लेसन में, इसी पाठ में देखना है सामाजिक विषमता। प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है, जबकि कुछ लोगों के पास इनका अभाव होता है, जिसे सामाजिक विषमता कहा जाता है। सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किए जा सकते हैं: भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूंजी, प्रतिष्ठा एवं ज़्यादा शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी, तथा सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। पूंजी के ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले मिले होते हैं तथा एक को दूसरे में बदला जा सकता है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं।
कोई भी व्यक्ति असाधारण, बुद्धिमान या प्रतिभावान हो सकता है, या भी हो सकता है कि उसने समृद्ध एवं अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो। तथापि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं, बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का 3 मुख्य सिद्धांतों में वर्णन किया गया है। नंबर 1, पहला सिद्धांत, इसमें सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं, बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। जो बताया गया है, सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। तकनीकी रूप से सबसे अधिक आदिम समाजों में से, जैसे शिकारी एवं संग्रहकर्ता समाज में बहुत बड़ा उत्पादन होता है। अतः इसमें केवल प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण ही मौजूद था। दूसरा सिद्धांत, इसमें सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जुड़ा है। सामाजिक असमानता का प्रदत्त पक्ष अंतर्विवाह प्रथा से और अधिक सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, क्योंकि विवाह अपनी जाति के सदस्यों तक ही सीमित है। अतः अंतरजातीय विवाह द्वारा जातीय विभाजनों को कमजोर करने की संभावना कम या खत्म हो जाती है। तीसरा सिद्धांत, सामाजिक स्तरीकरण के तीसरे सिद्धांत में विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी व्यवस्था तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती जब तक व्यापक तौर पर यह माना ना जाता हो कि वह या तो न्याय संगत या अपरिहार्य। इस तरह से जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं सामाजिक विषमता के, तो ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अंतर्गत इसमें थोड़ी बात का आप और अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति असमानता की इस व्यवस्था को ठीक मानता है। अधिकतर वे लोग जिन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यही सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है, जैसे जाति तथा प्रजाति का जोरदार समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसी विषय वस्तु से आप अध्ययन करेंगे
जिसमें पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है, जिसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है तथा नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद बदलने से इनकार करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। वैसे अधिकतर यह शब्द नकारात्मक रूप से लिए गए पूर्व निर्णयों के लिए प्रयोग होता है, परंतु यह स्वीकारात्मक पूर्व निर्णयों पर भी लागू होता है। पूर्वाग्रह अधिकतर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़बद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। रूढ़बद्ध धारणाएं अधिकतर निर्जातीय और प्रजातीय समूहों तथा महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती है। यदि पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है तो भेदभाव दूसरे समूह अथवा व्यक्तियों के प्रति किया गया व्यवहार है। भेदभाव को व्यवहारिक रूप से इस प्रकार भी देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरे के लिए खुले होते हैं। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। अगला आपका जो बिंदु है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार के तौर तरीके हैं। सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका या पृथक रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्रायः इस तरह की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है कि बहिष्कृत व्यक्ति के लिए मुख्य धारा में शामिल होने के प्रयास अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। अधिकांश समाज की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। इतिहास की विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन हुए, लेकिन इसके बावजूद पूर्वाग्रह बना रहता है तथा अक्सर नए पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाते हैं। औपनिवेशिक शासन के अपमानजनक व्यवहार का सामना करने के साथ साथ लोकतंत्र तथा न्याय के विचारों से परिचित होने पर भारतीयों ने बहुत से समाज सुधार आंदोलनों को प्रारंभ किया एवं उनमें सम्मिलित हुए, जैसे
राजा राम मोहन द्वारा चलाया गया समाज सुधारक समाज, जिसे ब्रह्म समाज कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इस तरह से अनेक सामाजिक या समाज सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे समाज में अनेक प्रकार के जो मतभेदता हैं, इस मतभेदता को दूर किया जाए, विषमता को दूर किया जा सकता है। इसी तरह आप इसी में देखेंगे कि प्रत्येक जात एक व्यवसाय से जुड़ी थी। इसका तात्पर्य है कि एक विशेष जात में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जात से जुड़ा था, तथा उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती थी। अतः स्पष्टतः सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में घनिष्ठ संबंध था। उच्च जातियां प्रायः निर्विवाद रूप से उच्च आर्थिक स्थिति पर स्थिति थी, जबकि निम्न जातियां प्रायः निम्न आर्थिक स्थिति की होती थी। इस तरह से उच्च जातियां ज़्यादा विकसित थीं, भेदभाव किया जाता था। सामान्य जातियां निम्न जातियों के साथ भेदभाव करती थीं। तो बच्चों, आज तक का इस लेसन में जो हमने आपको बताया है, इसे आप अवश्य सुनें और चिंतन करें, मनन करें, माइंड में रखने का प्रयास करें। 2-3 बार इसे अवश्य सुनें। और आप सभी लोगों से निवेदन ये है कि पीछे जो लेसन हमने आपको पढ़ाए हैं या काम दिए हैं 1 से 4 तक, उन प्रश्नों के उत्तर आपके कॉपी में होने चाहिए और इसे अवश्य कर लें। जय हिंद।